चलो बिगिन कर रहे हैं। लिखो, हेडिंग लिखो आप लोग, फाइनेंशियल मैथ्स। बहुत सारा टॉपिक है, आज 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लिख लो, रेट ऑफ रिटर्न एंड CAGR। रेट ऑफ रिटर्न एंड CAGR। सबसे पहले हमको रेट ऑफ रिटर्न पे बात करना है। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। रेट ऑफ रिटर्न का बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे अगर मैं मतलब आपको बताऊं ना, तो आप ऐसा समझो कि कोई एक सामान है जिसको सपोज करो कि आपने 100 रुपए में खरीदा, बाय सम मीन्स आपने इसको 120 रुपए में बेचा, तो इस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट आपका कितना निकला? 20 रुपए का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है आपका रिटर्न। ठीक है, ये क्या है आपका रिटर्न, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है, ये तो हो गया आपका रिटर्न, और रिटर्न का अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, ठीक है ना, तो इसमें आप एक चीज समझना कि 20 रुपया अर्न करने के लिए आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 100 रुपये। तो आपको 100 से कंपेयर करना है इसको, और इनटू आपको 100 करना, तो कितना आएगा आपका? 20%। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट था। ओवरऑल उस ट्रांजेक्शन से आपने 20 रुपया अर्न किया। तो जो 20 रुपया आपने अर्न किया, जो आपका प्रॉफिट आया, ये सपोज करो कि अगर आपको फॉर सम रीजन इसको 80 रुपए में बेचना पड़ता, तो 20 रुपए का लॉस होता आपको। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आप कर रहे हो यहाँ पे, वो हो गया आपका रिटर्न। ठीक है, और फिर परसेंटेज रिटर्न का मतलब है कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर में वो प्रॉफिट या लॉस को प्राप्त करने के लिए वट एवर वॉज द इन्वेस्टमेंट मेड बाई यू, उससे कंपेयर करके इंटू 100 करना है, तो ये हो गया परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, ये रिटर्न परसेंटेज जो भी कहो आप। फिर क्या होता है कि ये जो रिटर्न परसेंटेज आप निकालते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द ट्रांजेक्शंस, इसको बोला जाता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं बताओ? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्यों बोलते हैं? सपोज करो कि आप शेयर्स में डील कर रहे हो, ठीक है ना, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 120 रुपए में शेयर को बेचा, आपके हाथ में 20 रुपए आ गए। लेकिन वो 20 रुपया जो है वो थोड़ा सा मोमेंट्री है। जैसे ही मान लो कि फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो आपकी इस 20 रुपए कमाई में से मान लो कि 12% गवर्नमेंट बोलेगा कि हमको भी टैक्स चाहिए। है बात समझ? तो आपको उस मोमेंट ऐसा लगेगा कि 20 रुपए आपने गेन किया है, ठीक है ना, बट एक्चुअल गेनिंग जो आपका होगा उसमें से 12% गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो 12% ऑफ 20 रुपीज माइनस हो जाएगा, कुछ मान लो कि 1-2 रुपए। तो एक्चुअली आपको कितना मिल रहा होगा उस मोमेंट? उस मोमेंट पे आपको कुछ, अगर 2 रुपया जा रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 2.4 उसका कहना है कि हमारा जा रहा है, और 17.6 हमारे पास में बच रहा है। तो ये जो 17.6 बचेगा ना, टैक्स वैक्स को माइनस करने के बाद में, उसको बोला जाता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं बताओ? रियल रेट ऑफ रिटर्न। और बिना टैक्स वैक्स को कंसीडर किए जो आपको मान लो कि यहाँ पर रिटर्न का परसेंटेज मिलेगा, उसको बोला जाता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। फिर कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो मान लो कि ठीक है, उस साल के दौरान आपने 20 रुपये अर्न किया, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन सपोज करो कि 5% से बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब पैसा का वैल्यू बढ़ना होता है कि कम ना होता है? कम ना होता। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसका मतलब ये होता है कि पहले सपोज करो कि 20 रुपए के अंदर में आप समझो कि 1 किलो आलू आता, तो पैसा का आप यूज क्या करते हो? गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए यूज करते हो। तो पहले सपोज करो कि 20 रुपए में आलू आ रहा था 1 किलो, ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद में जब आपके हाथ में ये पैसा है, तब तक आलू का दाम मान लो कि 22 रुपया हो गया। तो ये 20 रुपया आपको 1 साल पहले जितना गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करा रहा था, अब वो गुड्स एंड सर्विसेज 22 रुपए में मिल रहा है। तो काइंड ऑफ आपको 20 रुपए का रिटर्न नहीं मिला है, आपको थोड़ा कम का रिटर्न मिला। तो उतना डिटेल में हमको नहीं जा रहा कि ये सब कैलकुलेशन कैसे होता है। बेसिकली आप बस एक बात समझो, जो ओवरऑल बिना टैक्स और बिना इन्फ्लेशन कंसीडर की जो रेट ऑफ रिटर्न आप निकालेंगे, उसको बोला जाएगा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसमें से इन्फ्लेशन और टैक्स अगर आप माइनस कर देते तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रियल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है मेरे ख्याल में? लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ओवरऑल आइडिया हमेशा यही रहेगा कि आप कुछ पैसा डालिएगा, फिर एक ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन के बाद में जितना आपने डाला था उससे या तो ज्यादा, उससे या तो कम पैसा आपको मिलेगा। ज्यादा मिल रहा तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कम मिल रहा तो आपको लॉस हो रहा है। जो भी प्रॉफिट या लॉस का क्वांटिटी है वो हो गया आपके रिटर्न का वैल्यू। ठीक है, फिर दैट रिटर्न का वैल्यू, प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू कंपेयर्ड विद द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ मनी, कि वो पाने के लिए आपने कितना डाला था, इनटू 100 विल बी रेट ऑफ रिटर्न। एंड दिस रेट ऑफ रिटर्न विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टैक्स एंड इन्फ्लेशन, उसको बोला जाएगा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। टैक्स और इन्फ्लेशन हमेशा माइनस होगा, माइनस करने के अंदर जो बचेगा आपके पास में, दैट विल बी नोन एज रियल रेट ऑफ रिटर्न या एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। चलेगा मेरे ख्याल में? अभी ठीक है, समझा दिया मैंने सब कुछ, इस वजह से बकवास है, पढ़ लो एक बार। द रेट ऑफ रिटर्न इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ गेन और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। When the rate of return is positive, it means that person has made gain, and when the rate of return is negative, it means that person has incurred a loss. कुछ काम है नहीं, पूछेगा नहीं आपसे डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, बट फिर भी एक बार दिखा दिया थोड़ा सा। रिटर्न मतलब देखो फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन सबको एज अ फॉर्मुला दिमाग में मत रखना, आप खुद क्वेश्चन को पढ़ना, समझना कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन से आप गेन कितना कर रहे हैं।
या ओवरऑल ट्रांजेक्शन में आपका लॉस कितना हो रहा है। तो जो भी गेन या लॉस का क्वांटिटी होगा आपका, दैट विल बी नोन एज रिटर्न। फिर नेक्स्ट आता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज। तो वही है कि रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट दैट यू मेड इनटू 100 विल बी नोन एज परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। और इस परसेंटेज को जिसमें आपने टैक्स या इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया हुआ उसको क्या बोला जाएगा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। इनकेस अगर टैक्स या इन्फ्लेशन को आप माइनस कर देते हो तो उसको बोला जाएगा रियल रेट ऑफ रिटर्न, या कभी कभार इसको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बेसिस पर एक छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको हम लोग करते हैं। पढ़ो इसको फटाफट, ध्यान से पढ़ो, फिर बात करते हैं इसमें। आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि अ मैन बॉट सम शेयर्स फॉर ₹12,000। ठीक है, मतलब ये उसका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। इतना डाला उसने पैसा, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिसाइडेड टू सेल देम एट इतना। तो ये हो गया उसका, मतलब रिटर्न तो नहीं बोलूंगा मैं इसको फाइनल वैल्यू बोल दूंगा। ये इसको मैं कह देता हूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, और ये क्या हो गया उसका फाइनल वैल्यू। फिर आपको बोला हुआ कि इन्फ्लेशन रेट कितना दिया हुआ, 6%। फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा बताओ, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न देखते जाना। दिस इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू 15,000 माइनस इनिशियल वैल्यू 12,000। तो इनका जो डिफरेंस है यही आपका गेन है, ठीक है। और ये गेन को पाने के लिए लगाया कितना था पैसा आपने, 12,000। तो उससे कंपेयर करना होगा आपको, और इनटू कितना करोगे आप, 1000। सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में कितना, सॉरी नॉट 1000, 100। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 3000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100। तो मेरे ख्याल में ऊपर नीचे सीधा 4। कुछ गलती कर दिया क्या, अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तो यहां 4 ही रहना चाहिए था ना, और 25%। ठीक, सो दिस इज इक्वल्स टू 25%। अब ये जो सिंपल कैलकुलेशन आया आपका, ये जो 25% है, इसको आप क्या मान के चलो, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। आगे लिखो, डाउट है क्या, ये वाला नहीं, बहुत सिंपल आइडिया है कि इतना का आप सामान खरीदे, उसको इतना में बेचे, तो फायदा कितना हुआ आपको। मतलब फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे तो परेशान हो जाओगे, मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। फॉर्मूला मत सोचो दिमाग में ये सोचो कि ट्रांजेक्शन जैसा चल रहा है उसमें ओवरऑल कितना गेन आपको हो रहा है, ये कितना लॉस आपको हो रहा है, और ऊपर आपको गेन या लॉस का अमाउंट रखना है। डोंट कंसिडर दिस टू बी अ फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। आगे लिखो नाउ, रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू कितना, रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 19%। ठीक है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि अ मैन बॉट अ हाउस फॉर 1,50,00,000, 1.5 करोड़। 20 साल बाद ही सोल्ड इट इन कितना, 2.5 करोड़, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द टैक्सेस एंड ब्रोकरेज फीस। ठीक है, मतलब इतने में बेचा उसने अल्टीमेटली। कैलकुलेट द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय द मैन। तो क्या हो जाएगा, बोलो, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, एज ए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप कॉपी में फुल फॉर्म लिखना। तो मेरे ख्याल में 250,000,000 माइनस 150,000,000 डिवाइडेड बाय आई थिंक 150,000,000 इनटू 100। तो ऊपर मेरे ख्याल में क्या बचेगा बताओ, 1 करोड़ ना। 10,0,0,0,1,2,30 डिवाइडेड बाय 150। सही कर रहा हूं तो, अच्छा, और नीचे 150,000 और 000 इंटू 100। तो 0 तो सारा कट ही जाएगा शायद, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये अल्टीमेटली बच गया आपके पास में 1000/15। तो काट लेते हैं यहीं पे 5 से 2, और ये कितना हो जाएगा 3, और फिर कितना हो जाएगा 200/3। ये 2/3 का वैल्यू कितना होगा, ऑलमोस्ट 0.66, 66.67 कह सकते हैं। मतलब ये 66.666 चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ करने से 66.67%। ठीक है मेरे ख्याल। हाँ, अगला देखो,
देखो इसको फटाफट देखो सब लोग। अब करते हैं, अ मैन मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 लाख इन म्यूचुअल फंड, 6 साल बाद ही रिडीम्ड द म्यूचुअल फंड फॉर 4 लाख आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस ब्रोकरेज इन अदर सर्विसेज, कैलकुलेट द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द मैन्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, फालतू ही 4 लाख, ठीक है, माइनस 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख करोगे ना, इनटू 100, और सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करें। अब इसमें क्या है कि थोड़ा आपको लैंग्वेज पढ़ के अच्छे से समझ के निकालना होगा कि अल्टीमेटली पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अमित बॉट 1000 शेयर्स ऑफ HPCL फॉर ₹260 ईच एंड आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर प्राइस गोज अप टू इतना। ठीक है, इफ अमित डिसाइड्स टू सेल दीज शेयर्स आफ्टर एन ईयर, फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर्स अज्यूमिंग दैट देयर इज नो ब्रोकरेज कॉस्ट एंड नो डिविडेंड्स। करें, लिखूं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हो जाएगा, फाइनली तो 312 करके बिका है ना, 312,000 माइनस 260,000 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 260,000 इनटू 100, कितना आ रहा है, 20%। सॉल्व करके 20 आ जाएगा ये, तो 20%। ठीक है, इसको देखो, अब देखते हैं, ये कह रहा है कि अ पर्सन प्लेसेस ₹2,25,000 एंड इन अ नो फी फंड टू बी इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ द फंड वाज इतना, 2,81,250। फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न गिवन दैट द मार्केट प्राइस इज सेम एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो कुछ नहीं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करना है आपको। तो एक्सप्रेशन आपका ये होना चाहिए, देखो 281,250 माइनस 225,000 डिवाइडेड बाय 225,000 इंटू 100, कितना आ रहा है, 25 क्या, 25%। डन मेरे ख्याल में सबका। तो एक बेसिक आइडिया आपको डेवलप हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में क्या किया, हम एमएल के एग्जाम्पल के पहले चल रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल एमएल का ये, और आप एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर लीजिए, ये एक्सरसाइज को आज ही घर जाके ट्राई कर लीजिए, 5-6 ही क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और कर पाओगे सारा तो अच्छा भी महसूस होगा आपको। पढ़ लो फिर बात करते हैं। और देखते हैं, वैसे तो आप लोगों को इन सब के बारे में मेरे ख्याल में मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, बट थोड़ा बहुत क्या है कि मैं बस क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ कि आपका नॉलेज मेरा नॉलेज सेम है कि नहीं। ठीक है, शेयर्स के केस में क्या होता है कि कंपनी जब अपने शेयर्स को रिलीज करता है तो एक फेस वैल्यू पे रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल, वो फेस वैल्यू जनरली वही 10-100 उस टाइप का कुछ रहता है, ये फेस वैल्यू हो गया। फिर कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करे तो उस 100 रुपए का शेयर का ही वैल्यू मार्केट में ज्यादा हो जाता है। मतलब कंपनी के हिसाब से तो अभी भी 100 रुपया ही है, लेकिन मार्केट में वो हायर प्राइस पे ट्रेड होता है। ठीक है, अब जब हायर प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग कि प्रीमियम पे बिक रहा है वो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ₹100 शेयर इज सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब वो कितने में बिक रहा है, 120 में बिक रहा है। और जैसे सपोज करो कंपनी ने अपना शेयर लॉन्च कर दिया, फिर मानो कि परफॉर्मेंस उसका खराब हो गया तो कोई लेना नहीं चाहता है उसको, दाम जो है वो 100 से भी फिर मार्केट में कम लगता है उसका। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि शेयर ऑफ ₹100 इट इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 20, इसका मतलब 80 में बिक रहा है वो, लेकिन कंपनी के हिसाब से वो शेयर कितने का है, 100 का ही। अब कंपनी के हिसाब से जो वो 100 का ही शेयर है ना, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल क्या है कि कंपनी साल के एंड में जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उसको अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटता है डिविडेंड के नाम पे। ठीक है ना, और डिविडेंड का जो भी कैलकुलेशन कंपनी करता है तो कंपनी मार्केट से इन्फ्लुएंस नहीं होता कि हमारा शेयर जो है वो महंगा बिक रहा है सस्ता बिक रहा है, वो हमेशा डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे ही डिक्लेयर करता है। तो कंपनी अगर बोलता है कि मान लो कि हमको 15% डिविडेंड डिक्लेयर करना है 100 रुपए के शेयर पे, तो चाहे वो शेयर मार्केट में 120 का बिक रहा हो और चाहे वो शेयर सपोज करो कि 80 का बिक रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास में उसमें से अगर एक शेयर है तो आपको 15 रुपए मिलेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो डिविडेंड का सारा कैलकुलेशन जो है वो फेस वैल्यू से होगा। प्रीमियम का मतलब है कि 100 का शेयर था
और उतना हायर प्राइस पे बिकेगा, और डिस्काउंट का मतलब है कि 100 का शेयर था लेकिन उतने लोअर प्राइस पे वो बिक्री हो रहा है। क्लियर है मेरे ख्याल में आइडिया। अब आओ इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट इतना ऑन ₹100 शेयर, मतलब फेस वैल्यू 100 है उसका, एट 80 मतलब कंपनी खराब परफॉर्म कर रहा होगा इसलिए लोअर प्राइस पे उसको बिक्री करना पड़ रहा है। इफ द कंपनी पेज हिम डिविडेंड ऑफ 18%, फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में मेरे को लगता है कि एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि इतना रुपया करके उसने इतना पैसा इन्वेस्ट करा तो कुछ एक नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास में आ गया होगा, और जितना नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास में आया होगा उसके हिसाब से 18 रुपया पर शेयर करके उसको डिविडेंड आया होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो उसका हो गया इतना, अभी डिविडेंड कितना आया होगा वो चीज पता करने के लिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा, और नंबर ऑफ शेयर्स से कितना डिविडेंड आया वो पता चल जाएगा, और जितना उसके पास में डिविडेंड आया वही उसके लिए इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर में उसका बेनिफिट है, उसका प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही इन्वेस्टेड कितना 9600। तो वहां से फिर हम अपना काम को जो है वो कर सकते हैं। तो लिखूं, बहुत बेसिक लेवल से करने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, तो लिखूं लेट नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, लेट नंबर ऑफ शेयर्स परचेज इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज इज इक्वल्स टू x। इतना नीचे नहीं जाने से भी होता है लेकिन पहला दिन इसलिए इतना नीचे जा रहा हूं। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज हमने कितना माना x, एक शेयर का कितना रुपया करके पड़ा उसका 80 रुपया करके, 2 शेयर का 160, ये बेटर रहेगा कि आप बोलो 2 इंटू 80, 3 शेयर का 3 इंटू 80, तो x शेयर का x इंटू 80, और वो x इंटू 80 किसके इक्वल होना चाहिए 9600 जो पैसा उसने डाला है। तो लिखूं नाउ x इंटू 80 मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच 9600। यहां से x का आंसर कितना आ जाएगा 120, तो 9600 अपॉन 80 सॉल्व करने पे 120, ये 120 शेयर है आपके पास। ठीक है ना, आगे लिखो नाउ प्रॉफिट ऑन वन शेयर, प्रॉफिट ऑन वन शेयर इज इक्वल्स टू 18, 18% डिविडेंड है, 100 रुपया फेस वैल्यू था तो 18 रुपया मिला होगा। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 120 शेयर, प्रॉफिट ऑन 120 शेयर इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट ऑन 120 शेयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 120 बोल दो सीधा, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता हूं। 18 रुपए एक शेयर पे आ रहा है मेरे पास में, और 120 शेयर है मेरे पास में, तो हर शेयर से 18 रुपए करके आएगा, टोटल कितना रुपया आएगा 18 इंटू 120। ये कैलकुलेशन बताओ कितना है 2160। तो ओवरऑल आप देखो कि इस पूरे ट्रांजेक्शन को करने के बाद में आपको ना इतना रुपया मिला हो, और इतना रुपया पाने के लिए आपने कितना रुपया डाला था 9600। तो ये हो गया आपका रिटर्न, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 वो हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है मेरे ख्याल में, लिखूं नाउ रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 2160 अपॉन 9600 इंटू 100, और ये बताओ कितना आ रहा है 22 पॉइंट, ये आपका आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, पढ़ो इसको, ये तो बहुत ही बकवास सा है। अ पर्सन हैज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 और 2 साल के बाद में वो ग्रो कर गया 60,000, रेट ऑफ रिटर्न तो 60,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। लिखूं 60,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 50,000 इंटू 100, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, कितने इंटेलिजेंट है आप 20%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, पढ़ो इसको। आइए बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि मिस्टर पारिक इन्वेस्टेड इतना, फिर से ये 100 रुपया जो है मैं बोलूंगा कि ये फेस वैल्यू है, कितने रुपए करके खरीदा इन्होंने 80 करके, क्योंकि 20 रुपए का डिस्काउंट इनको मिल रहा था। अब ये चीज क्या है कि 8% का डिविडेंड दे रहा था, ये कंपनी की तरफ से पैसा आ रहा था, और साल भर के बाद में इन्होंने इस शेयर को बेच भी दिया, मतलब जो लिया था उसको फर्दर बेच दिया, और बेचते समय कितने में बेचा प्रीमियम ऑफ 20 यानी कि 120 करके बेचा। अब आप ये सोचो कि पारिक जी के पास में पैसा आया कहां से होगा, प्रॉफिट वाला पैसा, एक तो डिविडेंड का पैसा आया होगा और साथ में बेचने पे भी एक्स्ट्रा पैसा आया होगा।
अभी लेकिन दोनों को ही निकालने के लिए कि कितना पैसा कौन से ट्रांजेक्शन से आया, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए हो। पहले नंबर ऑफ शेयर्स पे फोकस करते हैं। लिखो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी x। प्रत्येक शेयर पे पारिक जी ने कितना करके पे किया, 80 रुपए करके। सो x इंटू 80 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 52,000। ठीक है, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 52,000 डिवाइडेड बाई 80, कितना आ रहा है 650, 650 शेयर है। हाँ, अभी 2 मिनट मेरी तरफ देखो। किताब में इसको बहुत ही मतलब क्या है कि खिचड़ी बना दिया एकदम से, हम लोग को वो सब नहीं कर, कॉमन सेंस का यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। हमको पैसा 2 तरीके से आ रहा है, एक आ रहा है डिविडेंड डिक्लेरेशन से, और एक शेयर पे डिविडेंड कितने का डिक्लेयर्ड है, 8% का। फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपया। तो एक शेयर से कितना पैसा आया होगा, 8 रुपए। आपके हाथ में कितना शेयर है, 650, तो आपको कितना पैसा मिला होगा, 650 इंटू 8। ठीक है, लिखो इनकम फ्रॉम डिविडेंड इज इक्वल्स टू 650 इंटू 8। 650 इंटू 8 कितना आ रहा है, 5200 क्या, चलो बढ़िया 5200। अच्छा, दूसरा पैसा जो पारिक जी के पास में आया होगा वो शेयर को बेच के आया होगा। अभी बेचते समय यदि मैं आपसे पूछूं कि एक शेयर पे पारिक जी ने कितना गेन किया, 40, कॉमन सेंस। 100 तो उसका फेस वैल्यू है। जब पारिक जी ने लिया इट वाज ट्रेडिंग एट 80, तो पारिक जी को तो 80 का पड़ा, और पारिक जी बेचते समय कितना में बेच लिया, 120 में, मतलब 120 में। तो डिफरेंस कितना हुआ, जितने में लिया और जितने में बेचा उसमें 40 रुपए का। तो पारिक जी का एक शेयर पे गेन 40 रुपए का है। नहीं आया समझ, यही तो सोचना है। फेस वैल्यू का एक ही काम है कि कंपनी जो आपको पैसा देगा, बाकी मार्केट में जो आप ट्रेडिंग करोगे उसके लिए फेस वैल्यू कभी यूज नहीं होता, उसके लिए हमेशा मार्केट वैल्यू यूज होता है। इसको फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा। खरीदा इन्होंने कितने में, 80 रुपए में, बेचा इन्होंने कितने में, 120 रुपए में, तो डिफरेंस कितना है, 40 रुपए का। तो एक शेयर पे इन्होंने बेचने से जो है वो 40 रुपए गेन किया। ठीक है, लिखिए इनकम फ्रॉम सेलिंग द शेयर्स, इनकम फ्रॉम सेलिंग द शेयर्स इज इक्वल्स टू 650 इंटू 40, कितना आ रहा है, 20,000। ठीक है, बाकी लोग भी चेक कर लो, कैलकुलेशन मेरे को याद नहीं। डन, ठीक है, ये वाला आगे लिखो। हेंस टोटल रिटर्न इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम टोटल कितना हो जाएगा, 31,200। सही कह रहा हूं ना, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 31,200 डिवाइडेड बाय कितना पैसा डाला था आपने, 52,000 इंटू 100, बताओ कितना आ रहा है, 60% क्या। तो ये आपका रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके साथ में बुक के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न खत्म। 13.1 आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, अगले क्लास हम उसका डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, 2 मिनट मेरी तरफ देखो। ये मैं सच्ची बताऊं ना तो बेवकूफ बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कैसे, मैं आपको समझाता हूं। CAGR का मीनिंग क्या होता है, सपोज करो कोई एक कंपनी है, ठीक है, मान लो कि बोला नहीं चाहिए, खराब लगेगा लोग सुनेंगे तो, लेकिन चलो बायजूस का एग्जांपल लेते हैं। अभी कोरोना टाइम पर जो है वो मान लो कि जिस साल कोरोना था एग्जैक्टली नया नया आया, उसके पास में सबसे बढ़िया दुनिया का एनिमेटेड वीडियोस था। ठीक है, और लोग को लगा कि उसी से पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा। और कंपनी मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देयर वीडियोस। लाइक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आप ऐसा समझो कि 70% 80% से बढ़ गया। कोरोना एक साल कम हुआ, जैसे कोरोना के एग्जैक्ट ईयर में रेवेन्यू सपोज करो कि 70% से था। ठीक है, अगले साल थोड़ा सा डिप आया 50-60%। तो लोग को लगा कि नहीं ठीक है, लास्ट ईयर 70% हुआ था, इस साल कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में गड़बड़ होगा या कोई दूसरा गड़बड़ होगा, बोल के इतना हो गया, अगले साल तो फिर 90% जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जैसे जैसे साल बढ़ता गया, कोरोना घटता गया और उनका प्रॉफिट भी धीरे धीरे घटता गया। अब मान लो कि ऐसे रैंडम एक फिगर लेता हूं मैं, कोरोना वाले साल में मान लो कि 70% का प्रॉफिट, उसके नेक्स्ट साल में मान लो कि 60% का प्रॉफिट, उसके बाद वाले साल में मान लो कि 40% का, उसके बाद वाले साल में मान लो कि -20%। अब अभी तो कंपनी दिवालिया ही हो गया है पूरा,
ठीक है, बैंकरप्ट, मतलब भगौड़ा कैटेगरी में नहीं है वो नीरव मोदी जैसा, लेकिन ठीक है, बहुत कर्जा है उसके ऊपर, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो। अब लेकिन इसी चीज को मैं अगर बहुत सुंदर से बताना चाहूं, जिससे कि मतलब कंपनी वाले को भी बुरा ना लगे और आपको भी लगे वाह वाह क्या कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा काइंड ऑफ। अब एवरेज कुछ तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ऐसे चलो देख लेते हैं, 70 60 कितना आ रहा है, 75 इसका वैल्यू आ रहा है एवरेज। मतलब एवरेज के लिए सारा एडेड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये सीएजीआर का डेफिनेशन ही है। मैं बस आपको फील दिलाना चाह रहा हूं कि सीएजीआर करता क्या, ठीक है। मेरे ख्याल में कितना आ रहा है इसका वैल्यू बताओ, 75 तो नहीं होगा, उससे तो बहुत कम होगी, 150/4 तो 37.5, तो ये एवरेज कितना आ गया 37.5। अभी मैं देखो दोनों आदमी को, अब मैं सपोज करके बाइजूस का मैनेजर हूं, मुझे उससे सैलरी भी लेना है और सपोज करके आगे अपना नौकरी भी ढूंढना है कि कंपनी तो बंद ही होने वाला है। तो मैं जब इस डेटा को किसी के सामने प्रेजेंट करूंगा ना, जो मान लो कि बाइजूस खरीदना चाहता है, मान लो कि बाइजूस डूब रहा है, लेकिन किसी को इस कंपनी में पोटेंशियल दिख जाए कि नहीं यार ये तो चल सकता है, चला सकते हैं, मैनेजर लोग ठीक से काम नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, इफ आई मैनेज आई विल डू गुड, तो वो आएगा एक्वायर करने के लिए, तो उसको ऐसा बोला जाएगा देखो भाई ईयर ऑन ईयर ये प्रॉफिट है उसका, पिछले 1 2 3 4 साल से एवरेज प्रॉफिट साल का हम इतना बना रहे हैं, जबकि उस साल हो सकता है कि ये हालत हो, जैसे सीएजीआर, ठीक है, कि पहले साल में प्रॉफिट आपका 70%, उसके अगले साल में 60%, उसके अगले साल में 40%, उसके अगले साल में -20%, इट इज फ्लक्चुएटिंग, इट इज नॉट सेम ऑल अराउंड, राइट। लेकिन इसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आप क्या है कि कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिस कैलकुलेशन को सीएजीआर बोला जाता है, और इंटरप्रिटेशन इसका इस टाइप का होता है कि ठीक है सीएजीआर अगर कुछ है दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर में ऑन एन एवरेज हर साल का ग्रोथ इतना रहा हो, ये सीएजीआर का अंडरस्टैंडिंग। बाकी फॉर्मूला इससे बहुत परे है, बहुत अलग है, लेकिन ये मोटा मोटा बात है, देखो समझ में आया कि नहीं, ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आ जाते हैं, पढ़िए इसको फिर से। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एब्रिविएटेड एट सीएजीआर रेफर्स टू द mean annual growth of the investment over a specific duration. In simple words, CAGR is a measure of how much average earning is made on an investment every year during a specific number of years. It depicts the cumulative performance of a particular variable over a specific period of time and is used to measure the profitability of the business and investment. एकदम कचरा है, कोई काम का नहीं, लेकिन ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों की मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। बाकी आपके काम का जो है वो है ये वाला पेज, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, CAGR in decimal and CAGR in percentage। मैं पहले समझा देता हूं, फिर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, बाकी पीडीएफ के भरोसे भी रह सकते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, देखो पहले इन सारे लेटर्स का मतलब समझ लो। VF मतलब फाइनल वैल्यू, ठीक है, VI मतलब इनिशियल वैल्यू, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और I मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR इन परसेंटेज बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या CAGR इन डेसिमल अगर आपको चाहिए तो I इक्वल्स टू आपका ये फॉर्मूला होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट होल टू द पावर 1/n-1। इसको सॉल्व करने के बाद में कुछ ऐसा आंसर आएगा 0.78, 0.23, 0.25, ठीक है। वो आपके CAGR का डेसिमल वैल्यू, और उसी को यदि आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। और आपके लिए पूरा CAGR का देखो अंडरस्टैंडिंग आप दिमाग में ये वाला रखना, और बाकी कैलकुलेशन आप इस दो फॉर्मूला से करें, क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन पढ़िए। देखो ध्यान से, मैं सच बात बताऊं तो बहुत बहुत इजी फील होगा आप लोग को, ठीक है। बस ध्यान से क्या कि क्वेश्चन पढ़ो, दो चीज पहचानो कि इनिशियल, दो नहीं एक्चुअली 3 चीज, इनिशियल वैल्यू कितना था, फाइनल वैल्यू कितना होगा, और साल कितना लगा वहां तक पहुंचने, उसके हिसाब से काम करना है आपको। तो मिस वंदना इन्वेस्टेड इतना 35,000, ये हम कह सकते हैं शायद से हमारा इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड री इन्वेस्टेड द अर्निंग एवरी ईयर इन बाइंग द शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5 years द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इंक्रीज्ड टू ₹56,000। तो ये हो गया मेरे ख्याल में आपका फाइनल वैल्यू। कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अर इन्वेस्टमेंट गिवन, एक ये डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखिए CAGR इज इक्वल्स टू, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, VF/VI होल टू द पावर कितना 1/n-1। अभी दिस इज इक्वल टू, देखो क्या होगा 56,000 अपॉन 35,000
एक सेकेंड, या एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा जगह लेके कर देते, ठीक है। होल टू द पावर कितना साल लगा, 5 साल, तो ऊपर आ जाएगा 1/5 -1। अभी देखो, हो सकता है कि एग्जाम में ये वैल्यू रहे, या हो सकता है कि सपोर्ट के नाम पे आपको कुछ इसका लॉग वैल्यू ये सब देते। तो लॉग का जो डीलिंग है ना, वो मैं आपको सिंकिंग फंड के टाइम पर समझाऊंगा कि लॉग से कैसे टैकल किया जाता है। अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला वैल्यू आपके पास में अवेलेबल रहेगा कैलकुलेशन पर्पज के लिए। और ऐसा कोई वैल्यू अगर आपको दे दिया ना, तो आप आंख बंद करके समझो कि अगले स्टेप में आप बिना कुछ किए सीधा लिख सकते हो कि ये 1.6 टू द पावर 1/5 ही हो रहा होगा, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। आया बात समझ। और उसका वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है इतना, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1.0985 -1, और अल्टीमेटली डेसिमल में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.0985। ये आपका डेसिमल वैल्यू है। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू 100, तो उस हिसाब से कितना मिलेगा आपको, 9.85%। ये आपका CAGR, ठीक है। बुक के अंदर में कुछ क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में ये नहीं दिया हुआ है। अभी के लिए हम हर क्वेश्चन में ये लेके ही चलेंगे कि ये रहेगा हमारे पास, इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करें। चलो आगे, इसको देखो, ऐसे फालतू कहानी लिखा रहता है, आपको बस 3 चीज ढूंढना है और उसका आंसर आ जाएगा आपका। मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड इतना, तो ये हो गया मेरा इनिशियल वैल्यू। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2018 and by the end of the year 2018 his investment was worth इतना, ignore. Next year market crashed, he lost इतना and ending was up to इतना, ignore. Next year he lost इतना again and ending up with इतना, ignore. At the end of the year 2019, next year in 2020 he gained इतना and ending up with इतना। तो ये मेरे काम का वैल्यू, सब होते होते यहाँ जाके ट्रांजेक्शन रुका, तो ये मेरा फाइनल वैल्यू है। फिर उसके अंदर फाइंड CAGR ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना साल यूज हुआ है, ठीक है ना। एक सेकंड थोड़ा समझ लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईयर 2018 एंड नेक्स्ट ईयर 2020 ही गेन इतना, एंडिंग अप विथ इतना। देखो 18 से समझना इस चीज को ध्यान से, वाज वर्थ इतना, नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश्ड, 2 साल, तीन मानना चाहिए कि 2 ही मानना चाहिए, वैल्यू नहीं, वो वैल्यू एक्चुअली मैंने खुद डाला है, ठीक है, तब वो वैल्यू पे ज्यादा फोकस मत करो। एक बार थोड़ा देख लो ध्यान से। हाँ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2018, तो 2018 से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है। बाय द एंड ऑफ द ईयर हिज इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ इतना, नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश, ही लॉस इतना, एंडिंग 2019 2019, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर 2020 ही एंडिंग अप विथ इतना, एंड दिया हुआ है ना, नहीं फिर भी मेरे ख्याल में 2 ही साल हुआ ना। हाँ नहीं, एंडिंग का बात, ही एंडिंग विथ, एक सेकंड रुको, फिर मैं इस वैल्यू को रेक्टिफाई कर देता हूं, एक सेकंड। देखो क्वेश्चन के अंदर ना टाइपिंग एरर था, अब थोड़ा ध्यान से एक बार इस वाले लैंग्वेज को आप लोग पढ़ लो और फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूं। पढ़ो ध्यान से। देखो 2 मिनट सुनना ध्यान से। क्वेश्चन की लैंग्वेज में इशू था, इसलिए थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो रहा था। बाकी अभी क्लियर है एकदम कि स्टार्टिंग कहां से हुआ, 2018 के बिगिनिंग से, एंडिंग कहां पे हो रहा है, 2020 के एंड में। तो ऑब्वियसली कितने साल के लिए काम चला है आपका, 3 साल के लिए। तो इसीलिए जो वैल्यू है ये भी थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसमें होना चाहिए था आपके, एक सेकेंड रुकना, इसमें होना चाहिए था ये 2.1 होल टू द पावर 1/3 और इज इक्वल्स टू 1.28 होगा। तो इस डेटा से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लिखो CAGR इज इक्वल्स टू, CAGR इज इक्वल्स टू, फाइनल वैल्यू कितना है आपका 10,500 डिवाइडेड बाय 5,000, और नहीं बेटा एक सेकेंड, ऊपर 1/3 -1, और अगर चाहो तो यहीं पे इंटू 100 कर। अब पता है हमको कि ये वाला क्या हो जाएगा, 2.1 टू द पावर 1/3 -1 इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू 1.28 -1 इंटू 100
एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 28% हो जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में। आगे बढ़ रहे हैं यहां से, देखो इसको पढ़ो फटाफट, करें बात। देखिए मैं काउंटिंग करा देता हूं, टेंशन मत लो। भंडारी जी ने शुरू में कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए, तो ये हो गया आपका इनिशियल वैल्यू। उसके बाद है कि रिटर्न इस टाइप का बोला हुआ आपको, तो 12 से 13 1 साल, 13 से 14 2 साल, 14 से 15 3 साल, और 16 के बिगिनिंग में रुक गया है, तो ये मतलब क्या कि 15 से 16 4 साल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है मेरे ख्याल में। और एंडिंग अप विथ इतना, मतलब ठीक है, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू। ठीक है, लिखिए CAGR इज इक्वल्स टू CAGR इज इक्वल्स टू, फाइनल वैल्यू कितना था आपका 18,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू कितना था 10,000, और पावर में कितना रहेगा 1/4 माइनस 1, 1.8 होल टू द पावर 1/4 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1.158 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0.158। और परसेंटेज में चाहिए आपको तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15.8%, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको देखिए, ये एकदम ही इजी है, बस थोड़ा सा वो आपको बेवकूफ समझ रहा है कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ईयर ऑन ईयर इस तरीके से जो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, शुरू में कितना था आपका 10,000, और फाइनली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया आपके 9,400, और आपको ये सब कुछ डेटा दिया हुआ है और पूछा है कि CAGR कितना होगा आपका। ठीक है, लिखो CAGR इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना था 9,400, इनिशियल वैल्यू कितना था 10,000, होल टू द पावर कितना रहेगा, 3 साल के लिए चला है सब कुछ, तो 1/3 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0.94 टू द पावर 1/3 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0.979 माइनस 1। अब देखो फॉर द फर्स्ट टाइम आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, जो कि जस्टिफाइड भी है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है आपका। कितना आएगा बताओ 0.0 1000 पे जाना ना, तो कितना 1 ना शायद। ठीक है, और परसेंटेज में अगर, हाँ नेगेटिव होगा, परसेंटेज में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा -2.1% लॉस। इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो नहीं कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपका CAGR होगा वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पढ़ें फटाफट इसको, करूं स्टार्ट करूं। देखो इसमें क्या है कि कुमार जी का शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना था 20,000, फिर 5 साल के बाद, अच्छा मिस्टर कुमार हैज इन्वेस्टेड इतना फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल के बाद में CAGR ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कितना आ गया आपके 11.84%। ठीक है, व्हाट विल बी द एंड बैलेंस, एंड बैलेंस मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइनल वैल्यू। अभी तक जनरली CAGR पूछ रहा था, इनिशियल फाइनल वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर्स आपको बताया जा रहा था। इस क्वेश्चन में आपसे फाइनल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखें यहाँ पे। अच्छा अभी एक बात है वापस से कि ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये कौन सा वाला वैल्यू है, परसेंटेज वाला, तो आप फॉर्मूला भी परसेंटेज वाला यूज करोगे। ठीक है ना, तो आप ऐसा कुछ लिखोगे, देखो 11.84 इज इक्वल्स टू, आई विल से कि VF बाई VI होल टू द पावर 1/5 माइनस 1 होल देंगे इनटू क्या रहेगा 100। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ये 100 शायद इधर स्विच करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ 0.1184 इज इक्वल्स टू VF बाई VI होल टू द पावर 1/5 माइनस 1, ये 1 यहाँ के ऐड हो जाएगा, तो 1.1184 इज इक्वल्स टू VF बाई VI की जगह आप 20,000 लिख सकते हो होल टू द पावर 1/5। अब यहाँ से क्या है कि ये जो पावर 1/5 है ना, इसको हटाने का तरीका होगा कि दोनों तरफ आप पावर 5 रेज कर दो, और पावर 5 दोनों साइड अगर रेज करोगे तो क्या आएगा बताओ 1.1184 होल टू द पावर, मेरे ख्याल में यहाँ पे 5, दिस इज इक्वल्स टू VF डिवाइडेड बाय आई विल से 20,000, और इसका वैल्यू सपोर्ट के लिए आपको दिया हुआ है 1.75।
तो 1.75 इंटू 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ? 30,000 क्या 35,000 35। तो ये आपका फाइनल वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो करते हैं स्टार्ट। तो नरेश जी ने 200 शेयर खरीदा ऑफ अ सिटीलोक कंपनी एट 100 ईच। तो इस बार क्या है कि यही आपका मार्केट प्राइस हो गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका? 20,000। ठीक है ना। तो एक तरीके से इनिशियल वैल्यू हम बोल सकते हैं ऑफ द इन्वेस्टमेंट इट विल बी 20,000। आफ्टर सेलिंग देम ही रिसीव्ड 30,000। तो फाइनल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 30,000। फिर उसके बाद में है which accounts for इतना % ऑफ CAGR, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही वाज होल्डिंग द शेयर्स। ठीक है, तो एंड पूछा है आपसे, फॉर्मूला देखना ध्यान से कि आप ये सिंस परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप इंटू 100 वाला यूज करना। हाँ, तो आप लिखोगे 22.74 इज इक्वल्स टू VF तो है ही आपके पास में 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 होल टू द पावर 1/n नहीं पता -1 होल्डिंग इनटू काइंड ऑफ रहेगा 100। ठीक है, 100 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.2247 सॉरी 74। जैसे 74 ही है ना, अच्छा नहीं 47 ही 2247 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर बचेगा 1.5 टू द पावर 1/n -1 और 1 यहाँ के ऐड हो जाएगा तो 1.2247 इज इक्वल्स टू 1.5 होल टू द पावर 1/n। ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहाँ क्या है कि एक बहुत ही अजीब चीज हो रहा है जो जनरली अभी तक कभी आपके साथ नहीं हुआ। वो ये है कि अननोन जो है ना वो पावर में टिका हुआ। तो जनरली बचपन में जो हमने ऐसा सिचुएशन देखा है ना वो बहुत सिंपल होता था। 2 पावर x इक्वल्स टू 8 तो हम कहते थे 2 पावर x इक्वल्स टू 2 का क्यूब x इक्वल्स टू 3। अब ये उन सिचुएशंस के लिए होता था जहां पर आप नोन वाले साइड को सेम बेस के कुछ ना कुछ पावर में एक्सप्रेस कर पा रहे थे तो ठीक है, बाय कंपैरिजन आपका आंसर आ जा रहा था। लेकिन अब यहां पर जब से डेसिमल आया तब से तो ये सब नहीं कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में इससे आगे बढ़ने का एक ही तरीका है दुनिया में, वह है लॉग। कि दोनों साइड आप लॉग लगा दो। लॉग लगाने के बाद ये जो 1/n है ये पावर से हट के बाहर आ जाएगा, वहां से फिर आप कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, taking log on both sides the loops. This implies log of 1.2247 is equals to log of 1.5 whole to the power 1/n. This implies log of 1.2247 is equals to 1/n into log of 1.5। ठीक है, अब देखो इससे क्या कर सकते हैं यहां से कि आप n के लिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n चला जाएगा आपका ऊपर यहाँ पे n। दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ आई विल से 1.5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.2247। दिस इज इक्वल्स टू दोनों का वैल्यू ये उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में दिया रहेगा जिससे आप ये ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये ढूंढ के वहां बिठा दीजिए। तो 0.1761 डिवाइडेड बाय 0.0842 ऐसा कुछ रहेगा। इसको सॉल्व करना है, बताइए कितना आ रहा है? हाफ तो नहीं आएगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। 2.09 जैसा कुछ आएगा। ठीक है, 2.09 ब्रैकेट में सेफ रहने के लिए अप्रॉक्स लिख देना। ठीक है, सो n अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.09। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और बच गया है, इसको भी करके सल्टा देते हैं। पढ़िए, ये हालांकि मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई के पहले पेपर में ही आया था, पेपर का क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ पे तो पढ़ोगे इसको ध्यान से तो फील आएगा कि ये क्या हो गया आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बाकी ठीक है, 5 साल के लिए सारा कार्यक्रम चल रहा है आपका। ठीक है, और फाइनल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 450 और हम लोग को CAGR चाहिए। तो लिखो
CAGR is equals to, I will say 450,000,000 divided by 300,000,000 whole to the power 1/5 minus 1 whole thing into 100. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली इसको अगर यूज करना है तो 1.5 टू द पावर 1/5 ही होना चाहिए, -1 into 100 और सॉल्व करके ऑब्वियसली आपका आंसर 8.4%. ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद CAGR ऑल्सो. ठीक है.